बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स दुनिया। आज अपन देखने वाले चैप्टर 2 11th बिजनेस का। ये चैप्टर पढ़ने में बहुत लेंदी लगता है, इसलिए मैं आपको ट्राई करूंगा कि बहुत शॉर्ट में और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होती हैं वो सारी चीजें आपको एक बार में बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जो हम देखेंगे कि भैया बिजनेस के कितने तरीके होते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में स्टार्टिंग जो दिख रहा है वो है आपको सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक अकेला बंदा जो दुकान चलाता है या कोई छोटी छोटी शॉप चला रहा है, जैसे कुछ ऐसे काम जिसमें वो अकेले काम करता है। इसके फायदे नुकसान तो अपने मन से भी लिख सकते हो। तो इसको मैं बोला कि भैया अगर अकेला बंदा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, सारा प्रॉफिट भी उसी का है, सारे डिसीजन भी वही लेगा। फिर आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, मतलब कि फैमिली बिजनेस है, मिलकर कुछ लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं जो फैमिली के हैं, फैमिली के बाहर के लोग नहीं। फिर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बाहर के लोग भी आ सकते हैं, आप दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आप ये भी एक तरीका है कि पार्टनरशिप बनाकर एक बिजनेस करो। तो ये नॉर्मल तरीका है कि भैया कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने या कुछ ऐसे बिजनेस वालों ने आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनने को नहीं मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली आप सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मिलता जाएगा। जैसे अमूल के बारे में आप सर्च करिएगा या इंडियन कॉफी हाउस के बारे में सर्च करिएगा, ये कंपनी नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि जहां पर इन्होंने अपने बिजनेस को, ऐसे मॉडल को रजिस्टर्ड करवाया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल के करवाया। इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कंपनी होती है वो अलग है। कंपनी कैसे चलती है, वहां पर एक मेजर शेयर होल्डर होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाए होते हैं, वो ओनर होता है बिजनेस का, वोटिंग राइट भी उसके पास ज्यादा होती है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सोचोगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा सा अलग होता है। वो ये बताता है कि भाई देखिए यहाँ पर वोटिंग सबको एक ही मिलेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड करने का मतलब ही ये है कि भैया आप कितना भी कर लो, सबको वोटिंग एक मिलेगी, एक 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 एक। तो भैया उससे वन मैन वन वोट वाला सिस्टम चलता है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई डायरेक्टली ओनर नहीं क्लेम कर सकता कि मैं इसका ओनर हूँ। तो ये अमूल के साथ भी है, इंडियन कॉफी हाउस के साथ भी है। ऐसे ये सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़े बिजनेस जो आपको सुनने को मिलते हैं। ये था भैया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये कवर किया है तो इसके बारे में दो तीन बातें, जैसे जो भी आप, मतलब मैं आपको नोट्स में दिखा रहा हूं, अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आपको मेरिट्स पता होना चाहिए, लिमिटेशन पता होना चाहिए। अगर इसके अलावा जो अगर कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपने कुछ बातें सुनी है कि भैया ये इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन, ये सुनने से लगता है कि भाई इजी फॉर्मेशन मतलब कि बहुत इजीली बन जाएगा, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटर में आपको टेंशन नहीं है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या बोलता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस चला रहे हो ना, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मतलब कल को अगर आपने लोन लिया तो आपको और आपके बिजनेस को अलग नहीं माना जाएगा, आपको लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाए, तो बैंक हो सकता है आपका घर वर सब नीलाम कर दे। सोल रिस्क, आपको अकेले पूरा बिजनेस का रिस्क लेना होगा क्योंकि आप अकेले हो, सीधी सी बात है। तो कंट्रोल भी बिजनेस का आपको ही मिला है सारा। और कई ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का ही मतलब ये था कि अगर आप बिजनेस बनाते और कंपनी बना लेते तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती, मतलब कि आप अलग और कंपनी अलग, और आप सिर्फ उसमें एक एज अ शेयर होल्डर बस आप दिख रहे होते। तो जितने के आपने शेयर खरीदे अपने बिजनेस में, उतने का ही डर है कि आपको लॉस हो सकता है। अदर देन अगर आप बोलते हो कि भाई कि अगर कल कल को कंपनी डूबती है तो आपका घर पर आके पर्सनल प्रॉपर्टी बैंक कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हो। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता। आप हो, आप ही का जो जितना भी लोन है वो सब कुछ आप ही के सर पे है, आपकी दुकानें बेचेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इजी है, अगर आप समझेंगे तो सीधे यहाँ पर दो सिस्टम यूज होते हैं, एक दया भागा और एक मिताक्षरा। दया भागा के अंदर जो घर की वुमेन्स हैं उनको भी क्या बनाया जाता है, मेंबर बनाया जाता है। लेकिन मिताक्षरा क्या होता है, मिताक्षरा में सिर्फ जो जेंट्स पर्सन है उनको ही मेंबर बनाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ये बोलता है ये पूरे इंडिया में बात करें तो सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ के ये सारी जगह मिताक्षरा सिस्टम फॉलो होता है। वेस्ट बंगाल में दया भागा सिस्टम फॉलो होता है। जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चला रहा है उसको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके घर में जब भी कोई लड़का होता है तो वो लड़का मान लिया जाता है कि अब इस बिजनेस का ये पार्ट है। नेक्स्ट, अब ये इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि आप इन पॉइंट्स में से जो भी चीजें याद हो जाती हैं आप इनमें ध्यान रखें कि मेरिट्स आपके कवर हो जाए और लिमिटेशन आपके हो। अच्छाई बुराई दोनों में एक ही चीज बताऊंगा। ज्यादातर सोल प्रॉपर्टर में आपने जो देखा कि भाई इस बार एक फैमिली कंट्रोल हो जाएगा,
हाँ, इसका एक एक्ट बना हुआ है जो पहले से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में सारे रूल्स प्रोसीजर दिए गए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कैसे चलता है। इनमें ना आप लिमिटेशन जरूर पढ़िए। लिमिटेशंस जो होते हैं वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपको ना चीजें पता होंगी, आप अपने मन से लिख लेंगे, लेकिन लिमिटेशन में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बोलता है। जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज, ये बोल रहा है कि भाई इनके पास पैसे ज्यादा नहीं हो सकते, जितना बिजनेस में पैसा लगाने वाले कौन है, फैमिली, और फैमिली के लोग ही लगाएंगे। तो भाई इनको लोन वगैरह कोई बैंक बहुत ज्यादा नहीं देता, मतलब एक लेवल तक ही देगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसके ऊपर कंट्रोल कर्ता का होता है ज्यादातर, पूरा कंट्रोल कर्ता को, करता कौन होता है, करता बिजनेस में जो भी एचयूएफ चला रहा है उसका सबसे बड़ा सीनियर पर्सन जो उसको सब कुछ चला रहा है, सब अपने देख रेख में, जैसे घर के दादाजी या पापा जी ऐसे लोग है ना, तो वो करता होते हैं। तो डोमिनेंस उनका बना रहता है, मतलब वो लोग थोड़ा दबाव बनाकर चलते हैं कि भैया जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा, आपको वही सुनना है, ठीक है, जो मैं बिजनेस में बता रहा हूँ। तो मैनेजर स्किल्स वगैरह बड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि फैमिली के लोग हैं, बस अब जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं। तो कंपनीज में क्या होता है, नए नए लोग ज्वाइन होते जाते हैं, उन लोग अपना दिमाग लगा के उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एचयूएफ में ग्रोथ के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल तो पूरा बिजनेस फैमिली का ही होगा, तो इसलिए एचयूएफ को ज्यादा माना जाता है कि भैया पूरी फैमिली का कंट्रोल बना रहे, इसलिए वो उसको लेकर चलते हैं। फिर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से मिला हमें। हमारा ये एक्ट बताता है कि पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, पार्टनरशिप में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए। पार्टनरशिप को क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। पार्टनरशिप जो एक साथ मिलकर एक प्लान बनाकर एक गोल तक पहुंचते हैं, सारे काम के लिए अपने अपने शेयर बांटते हैं, प्रॉफिट लॉस सब में आपस में बढ़ता है। इनमें कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनके ऊपर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फॉर्मेशन इनका भी इजी होता है, मतलब एक एग्रीमेंट बनाइए, इवन आफ्टर बिना एग्रीमेंट के भी आप पार्टनरशिप बना सकते हो। एक क्वेश्चन आता है क्या पार्टनरशिप बनाने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, जिसको हम डीड भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या जरूरी है, तो भैया ऐसा जरूरी नहीं, बहुत मतलब पार्टनरशिप में अगर आप बना लेंगे तो अच्छा होगा, आप आगे आगे जाके कोई झगड़े नहीं होंगे। कुछ अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उस एग्रीमेंट को देखोगे और सारे झगड़े सुलझाओगे। लेकिन अगर मान लो नहीं बनाते हो तो भी ऐसा कुछ है नहीं कि आप बना नहीं बना सकते हो, आप ओरली भी पार्टनरशिप बना लो, कि बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ चलाओ, लेकिन झगड़े होंगे तो भैया हमारे पास जब आओगे तो हम अगर जज हैं, कोर्ट हैं, तो हमको तो पता होना चाहिए ना तुम्हारे बीच में पंगे क्या थे और तुम लोगों ने क्या पहले एग्री किया था और किस चीज पे एग्री नहीं किया था। तो वो लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है, रिस्क आपस में बेयर करते हैं ये लोग। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा है वो ये बोलता है कि भैया मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग। ये याद रखिएगा, लिमिट आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम 2, क्योंकि एक अकेला बंदा पार्टनरशिप तो नहीं चला सकता, कम से कम 2 लोग तो चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ये 50 लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप मन से लिख सकते हैं बाकी सारी चीज, वही कि रिस्क शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे की बात करेंगे। लिमिटेशन में बुराई यही कि जो हमने बाकी में पढ़ी वही कॉमन आएंगी, कि इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, कि भैया आप पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाने वाली तो समझ जाओ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी लिखा होता है कंपनी के केस में, तो वो बोलता है कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि जो बिजनेस की लाइबिलिटी है वो अलग है, और जो तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी वो अलग है। तो ये दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। अगर इनकी बोली अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिकेगी, अगर इन्होंने लोन वगैरह लिया और नहीं चुकाया तो इनका घर भी बिकेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब इनको ज्यादा लोन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि भाई आगे कंटिन्यू ये ना चले, अगर एक भी पार्टनर मर जाता है या कोई और रीजन, कि मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, या वो अब जैसा भी होगा, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगा, तो वो पार्टनरशिप वहीं खत्म हो जाएगी। फिर इन्होंने टाइप्स बताए थे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यहां पर टाइप्स ऑफ पार्टनर मैं आपको बता दूं कि देखिए पार्टनर बहुत, अपन समझते हैं कि भाई पार्टनर बहुत नॉर्मल है, कि भाई आया पैसा लगाया हो गया, लेकिन पार्टनर के यहाँ पे टाइप्स पढ़ाए गए। एक एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, समझते हैं। एक्टिव तो नॉर्मल जो वर्किंग काम करता रहेगा, स्लीपिंग जो नॉर्मली आएगा नहीं, इसको मतलब वो आता नहीं है, मतलब वो सिर्फ पैसे लगाकर सो रहा है, कि भाई तुमको तुम्हारे बिजनेस को पैसे दे दिए, तुम रखो अपना बिजनेस चला के देखो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि देखिए एक, यहाँ एक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि भाई आपने ये मूवी देखी होगी गोलमाल। इसमें जो रोहित शेट्टी ने मूवी बनाई थी, इसमें मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ अजय देवगन। ये क्या है, एक्टिव पार्टनर है, आंखों से ही समझ में आ रहा है कि एक्टिव है। ये एक्टिव होकर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें कुछ स्लीपिंग पार्टनर भी है। स्लीपिंग पार्टनर जो क्या करेंगे, भैया बस पैसा लगा दिया लेकिन सो रहे। अगर मान लो कि भैया किसी ने और ने जिसने क्या किया, स्लीपिंग पार्टनर जिसने पैसा लगा दिया है, लेकिन पिक्चर में जो ये काम चल रहा है, काम करेंगे या जो भी कमाएंगे
तो इसमें अब इसका हिस्सा तो होगा क्योंकि इसने पैसे तो दिए। सीक्रेट पार्टनर जो चुप है, सामने आया भी नहीं, तो वो सीक्रेट पार्टनर है। वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है भाई मैंने पैसे लगाए, किसी को बताना नहीं, और बस मेरा जो फायदा है वो मुझे दे देना। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर कौन है कि भैया मेरा नाम यूज कर लो, मेरा नाम यूज कर लो और मेरे नाम से तुम्हें जो बिजनेस होता है, जो फायदा होता है, तो वो करके देख लो। तो कोई अगर बोलता है कि भैया एक काम करो मेरा नाम यूज कर लो, वसूली भाई बोलते हैं मेरा नाम यूज कर लो और बिजनेस स्टार्ट करो, मेरे नाम से तुम्हारा काम है, लेकिन नाम यूज करने दिया तो कल फंसोगे भी। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर वो जो तुम्हें अपना नाम यूज करने दे। बायस्टॉपल, बायस्टॉपल की मतलब तुम ये ऐसी हरकतें ही कर रहे हो कि लग ही रहा है कि तुम पार्टनर हो। कि भाई अगर मान लो कोई ऐसा इसमें है जो अरशद है, अरशद बोलता है कि भाई वो हर जगह जहां भी बिजनेस पे जा रहा था इनके साथ मिल मिल के जा रहा था, तो ये दिखा रहा था कि भाई ये भी पार्टनर है, तो हम बायस्टॉपल उसको मान लेंगे कि पार्टनर। ये याद रखिएगा, हमेशा लाइबिलिटी के तौर पर इनको खींच के लेके आएंगे, क्योंकि अनलेस बाकी उनको प्रॉफिट बटा नहीं बटा इससे कोई लेना देना नहीं इनका। इनका मेन मकसद है कि भैया तुम दिखा रहे थे कि तुम भी पार्टनर हो इस फॉर्म के, और अगर किसी थर्ड पार्टी या किसी जनता को कभी कुछ नुकसान हुआ तो आपसे पैसा हम वसूलेंगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसने मतलब मना ही नहीं किया कभी कि मतलब मैं पार्टनर नहीं था, तो वो, तो हम उसको भी मान रहे हैं कि भैया तुम पार्टनर हो। समझने की कोशिश करिएगा कि ये इस लेवल पे, अगर आप 11th लेवल पे बात करेंगे तो ये समझने में थोड़ा मुश्किल तो होगी, लेकिन बस आप ये समझिए कि ये इनके नाम अगर आपको याद हो जाते हैं और आप इनकी मेन मेन बातें बस याद रखिए कि भाई एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में बहुत तेजी से काम करता है, स्लीपिंग जो पैसे बस लगाता है, और इनके अंदर की जो डिटेलिंग है वो भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पॉइंट लिखने को मिल जाएगा। सीक्रेट पार्टनर जो बताता नहीं है कि भाई सबके सामने, कि वो डिस्क्लोज नहीं करता कि वो भी पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर जो अपना नाम यूज करने दे रहा है कि भैया मेरा ब्रांड वैल्यू यूज कर लो तुम। बायस्टॉपल जो बोलता है कि भाई मैं, वो आगे बढ़ बढ़ कर आ रहा था, दिख रहा था कि भाई ये भी तो एक्ट ऐसा कर रहा है कि ये पार्टनर ही था, और होल्डिंग आउट जिससे पूछा गया और उसने मना नहीं किया। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर आए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। भाई क्वेश्चन में बहुत लोग फंसते हैं, आप लोग से टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पूछा जाता है और कई बार बच्चे ये आंसर लिख के आते हैं, लेकिन याद रखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और लाइबिलिटी। ये टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। ठीक है, कि भैया आप ड्यूरेशन के बेस पे इसको बांटो या लाइबिलिटी के बेस पे बांटो। अगर ड्यूरेशन हो तो विल वगैरह बना के चले जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पार्टिकुलर पार्टनरशिप के भी इतने समय ये काम खत्म होगा उसके बाद खत्म। और जो लाइबिलिटी है तो वो जनरल लाइबिलिटी जो है वो पार्टनरशिप में जनरल लाइबिलिटी वाले अलग है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की भी आपकी लिमिट होगी, इससे ज्यादा नहीं। जनरल वाला जो है ये तो नॉर्मल पार्टनरशिप है जो हम पढ़ते आए अभी तक, और लिमिट वाला मतलब आपकी इतनी लिमिट है कि अगर कल को लॉस होता है तो आपको 50 लाख ही देने होंगे, इससे ज्यादा नहीं, भले 1 करोड़ का लॉस हो जाए। दैट इज लिमिट, कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप है। तो अब ये समझते हैं कि भैया पार्टनरशिप में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम ये आंसर लिखेंगे, और अगर पार्टनर में आएगा टाइप ऑफ पार्टनर तो ये हम आंसर लिखेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर आता पार्टनरशिप डीड। ये कुछ नहीं है, आप एग्रीमेंट जो बनाते हो उसको डीड बोलते हैं। उसमें सारी बातें, सारे टर्म्स और कंडीशन पहले से लिख दीजिए। अगर आप इसको रजिस्टर्ड करवा लें, मतलब कि गवर्नमेंट से जाके इसका अप्रूवल ले लें कि भैया देखिए हमने ये बनाई है, फिर वो आपको क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बन जाएगी। जिसमें अगर कल को कोई पार्टनर आपको धोखा देता है या कोई भी चीज जो अपनी बातों से मुकरता है, तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट याद दिला जाए और दिखा जाए, तो कानून भी आपकी मदद कर पाएगा। अदरवाइज अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो भाई कानून आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप जरूरी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप वो होता है कि भैया जो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करो तो ये बोलता है कि भैया आपके जो स्टेप बताए गए कि रजिस्ट्रेशन करना, क्या करना, ये सारी चीजें आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रजिस्ट्रेशन पार्टनर के साइन होना, एग्री होना, ये सारी बातें। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, एक अमूल का और एक इंडियन कॉफी हाउस का। ये क्या है, ये कंपनी नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब इसका क्या क्राइटेरिया है बता देता हूं। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इन ये लोग वॉलेंट्री मेंबर बनते हैं। ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट स्टेटस होता है यहाँ पर। कोई बड़ा, बहुत ज्यादा पैसे लगाने वाला बड़ा नहीं कहलाएगा या उसको मेजर वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी ये भी होगी, मतलब कंपनी बनाया बिल्कुल वैसे होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी इनके ऊपर होगी, क्योंकि लाइबिलिटी अभी तक अनलिमिटेड पड़ी पार्टनरशिप में, चाहे एचयूएफ हो चाहे सोल प्रॉपर्टी, लेकिन यहां बात बदल गई। तो आपको याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या हो गया, बात बदल गई। ये बोल रहा है कि भैया लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, आप मतलब जितना आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो बिजनेस ही उसे चुकाएगा, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें और चीजें क्या है। तो ये जनरल जो आपका लिमिटेशन है, आप फिर से लिमिटेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको अगर मैरिज बोलेगा या कुछ तो आप 5-6 पॉइंट कहीं ना कहीं पढ़ ही लोगे, कर ही लोगे। तो लिमिटेशन में आप बोलिए गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा रहता है, यहाँ पर बोलिए कि भैया आप रिसोर्सेस कम होते हैं, हाँ इनको लोन वगैरह कम मिलता है। तो ये बातें आप पहले से कवर करिए। कुछ बातें आप अपने मन से लिखिए, लेकिन 2-3 बातें तो पॉइंट अपने बुक के होने चाहिए। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो नॉर्मली आपको बता दूं बहुत सारे टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कंज्यूमर को बचाने के लिए जो बनी वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। प्रोड्यूसर जो कंपनी छोटे छोटे बिजनेस बनाते हैं, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, उनको बचाने के लिए कि बड़े डीलर कहीं उनको इफेक्ट ना करे, इन्होंने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग बनाई है। याद रखिएगा मिनिमम 10 लोग चाहिए, 10 लोग मिलेंगे तब जाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप तो 2 ही लोग में चालू हो जाएगी, कंपनी में अगर बोलोगे तो 2 ही लोग में चालू हो जाएगी, लेकिन भाई अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए रहे हो तो कम से कम 10 लोग चाहिए। मार्केटिंग, उनके मार्केट प्रोडक्ट को बनने के बाद मार्केट में बेचने के लिए इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। फार्मर्स के लिए कि भाई उनको सही रेट में सही चीजें मिले, एग्रीकल्चर के जो भी उनके हेल्पिंग इक्विपमेंट्स हैं वो उनको मिल जाए। क्रेडिट, जो उनको उधारी दे पाए, है ना, जो उधारी देकर वो लोग काम करा पाए कि भाई आपको उधारी चाहिए हमसे ले लीजिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए और लोग उस पर काम कर रहे हैं। हाउसिंग के लिए कि छोटे घर जो उनको इजीली फाइनेंस अवेलेबल करवाकर उनको घर प्रोवाइड करे, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुल मिलाकर देश के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, क्योंकि ग्रोथ पर काम हो रहा है। कोई भी यहाँ ओनरशिप के लिए नहीं मर रहा, वहां पर सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो जितने भी वेलफेयर चल रहे हैं वो ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी से चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये तो जॉइंट स्टॉक कंपनी तो आप बस ये समझ लीजिए कि ये जितनी भी कंपनी जो लीगल स्टेटस में कंपनी फॉर्म में रजिस्टर्ड होती है और कंपनी एक्ट की बातें मानती है, तो समझ जाइए कि भैया ये कंपनीज है। अब कंपनी में सारी वो कंपनी जो आप देखते हैं, एचपी हो, एप्पल, गूगल, सब ये कंपनी है। इंडिया की देखेंगे रिलायंस, टाटा, सब, है ना। आगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने का फायदा क्या है? पहली चीज तो आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब आप यहाँ पर एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाते हैं, मतलब कि कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, एक कंपनी जिसका खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं कि भैया उसका खुद का सब कुछ है। अब वो अपने नाम पे लोन भी ले सकती है। लीगल एंटिटी उसकी होगी, मतलब वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। उसके फायदे नुकसान, परपेचुअल सक्सेशन कभी भी बंद नहीं होगी, मतलब वो जिंदा रहेगी, अमर रहेगी जब तक उसको चला रहे हो। बंद होगी तो लॉ के तरीके से ही बंद होगी। सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, मतलब ओनरशिप अलग होगी, मैनेजमेंट अलग होगा। हो सकता है ओनर्स लोग पीछे बैठे हैं और मैनेज करने वाले लोग आगे बैठे हुए हैं, वो लोग अपना मैनेज कर रहे हैं। सपोज कि सुंदर पिचाई सीईओ है, लेकिन जो ओनर है गूगल के वो डायरेक्टर्स पीछे छुपे हुए हैं, और लेकिन सामने कौन आ रहा है, सुंदर पिचाई, वो सीईओ है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। यहाँ पर बोलता है कि भैया ये कॉमन सीन लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब है कि जितना पैसा लगाया इनने कंपनी पे उतना ही पैसा है, बाकी डूबने का उनका पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं। कॉमन सील एक कंपनी की होगी, ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर इजीली, मतलब शेयर अपने कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। आप देखते हो स्टॉक मार्केट में ही अपने शेयर यहाँ वहां बेचते रहते हैं लोग। ठीक है, तो फायदा यही है कि ये ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर को, और बाकी सारी चीजें कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, तो भैया आपकी कंपनी जल्दी ग्रो करती है। लिमिटेशन क्या है, बुराई क्या है? बुराई सबसे पहले तो बताएं, डिले इन डिसीजन मेकिंग। इतने सारे लोग हैं, जब भी होता है वोटिंग राइट होती है, मीटिंग होती है, लैक ऑफ सेक्रेसी, कुछ भी चीज सीक्रेट नहीं रहता, सारी बातें मार्क बतानी पड़ती है आपको, मेंबर्स को बतानी पड़ती है सारी चीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपस में झगड़े भी होते हैं। तो भाई ये क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी चला रहे हो तो भाई इसके भी कुछ ना कुछ फायदे नुकसान तो है। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो 1 पर्सन कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। 3 तरह की कंपनियां होती हैं। 1 पर्सन, बात से समझ में आ गया कि एक ही पर्सन चला रहा है। अब प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 तो लगेंगे। अब पब्लिक कंपनी अगर खोल रहे हो तो आपको 7 लोग लगेंगे। ध्यान रखिएगा, ये लिमिट पूरी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एक साथ, ताकि आपको अगर डिफरेंट बिटवीन पढ़ना हो तो आप यहाँ से सीधे पढ़ सकते हो। ये आपको साफ बता रहा है कि 1 पर्सन कंपनी जो इंडिया का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और उसने अगर उसने अपनी लिमिट से ज्यादा पहुंचा तो वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या ध्यान रखें कि भैया देखिए मेंबर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ये प्राइवेट कंपनी की लिमिट है। और पब्लिक कंपनी क्या बोलता है कि भैया आपके साथ होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने लोग रख लो, कोई दिक्कत नहीं। पेड अप कैपिटल 1 लाख से चालू कर सकते हो अपना ये बिजनेस, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी की तो वो 5 लाख से चालू होगा। ठीक है, और यहां पर बोलता है भैया आप अपनी कंपनी के शेयर्स क्या ट्रांसफर कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते हो, करोगे लेकिन उसके तरीके अलग होंगे। मतलब
बहुत मुश्किल से होते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि भैया बड़ी मुश्किल से होते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो बहुत जनरली आप आराम से इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ये शेयर आराम से ट्रांसफर हो जाएंगे। आगे बढ़ रहा हूं। फिर इसके बाद बात करते हैं चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। तो सीधी सी बात है, जो आपको कॉस्ट में सही लगे, लाइबिलिटी वाला क्राइटेरिया अच्छा लग रहा है, तो कंटिन्यू चलने वाला अच्छा लग रहा है, तो ये 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखें। फिर इसके बाद क्या आप अपने मन से लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप इनमें से कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। ये क्या बोलता है कि आपको सस्ता पड़े जो वो करो। आपको लाइबिलिटी की बात करें तो आपको कौन सी वाली पसंद है, बस जो लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो आप पार्टनरशिप, एचयूएफ, ये सब पे जाओगे। अगर आप उतनी मुझे लिमिटेड ही लाइबिलिटी रहेगी तो भैया वो आपकी कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी पे जाओगे। स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनती कैसे। पहला तो प्रमोशन। प्रमोशन एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा आता है। प्रमोशन बेसिकली ये वर्ड जो है ये प्रमोटर की वजह से आया। प्रमोशन जैसे जमशेदजी टाटा के बारे में अगर आपने सुना होगा तो टाटा को स्टार्ट करने वाले ये थे। तो ये पहला पर्सन है जिसने क्या किया, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, डॉक्यूमेंटेशन करवाया। तो कंपनी जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती, तो उसके पहले के सारे कॉन्ट्रैक्ट करना, सारे स्टेप लेना जो कंपनी को बनाने में लग जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रमोशन एक्टिविटी, जो है प्रमोटर के द्वारा की जाती है। तो पहले प्रमोटर ये काम करता है, फिर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि कंपनी फिर रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जब तक कंपनी नहीं बनी तब तक प्रमोटर का कुछ नहीं। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन समझते हैं। प्रमोटर या प्रमोशन, इन दोनों में क्या दिख रहा है, देखो प्रमोशन जो है वो पहले स्टेप जो ले रहा है कंपनी को बनाने के लिए, बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, क्या करेगा वो। प्रमोटर वो पर्सन है जो इसको क्या करेगा, अपने आइडिया को, जो उसने आइडिया सोचा है, इस आइडिया को क्या करेगा, रजिस्टर करा के कंपनी में कन्वर्ट करवाएगा। लेकिन जब वो कन्वर्ट कराता है तो क्या है, ये सारे स्टेप लगते हैं कि पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढे, फिर टेक्निकल फिजिबल है या नहीं, फाइनेंशियल फिजिबल है भी नहीं, या इकोनॉमिकल फिजिबल है भी, ये सारी चीजें पता करें। मतलब जमशेदजी टाटा ने पहले सोचा होगा कि भाई हाँ ये बिजनेस करना है, स्टील बिजनेस करना है, इसमें टेक्निकली मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पैसा है कि नहीं मेरे पास, इकोनॉमिकली ये चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर आया नेम अप्रूवल कि मैं टाटा के नाम से स्टार्ट करना, जो कि कोई पहले से कोई टाटा उस समय था नहीं, तो भाई टाटा के नाम से चालू हुआ। इन्होंने मेमोरेंडम बनाया, मतलब जो मेन बुक होती है जिससे ये कंपनी स्टार्ट होगी, वो पेपर फॉर्म और उसमें सारी चीजें, मेमोरेंडम के बारे में बताता हूँ उसमें क्या क्या होता है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल्स को रखा जिसमें सीए सीएस इन सबको रखा, और फिर उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाए। मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है, जब कंपनी बनाओगे तो कंपनी बनाते समय आपकी कंपनी का नाम, रजिस्टर ऑफिस, मतलब कंपनी कौन सा रजिस्टर ऑफिस रखती है कहाँ पर, ठीक है। तो ये रजिस्टर ऑफिस कहाँ है आपका वो देख लो, एमपी में हो तो आप बताओगे ग्वालियर में, ठीक है, एमपी में जितनी कंपनी होती है तो उनका ग्वालियर में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लॉज कि क्या है आपका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या क्या करेगा आपका बिजनेस, क्या करेगा ये आपका कंपनी। तो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान ली कोई गाड़ी वाला है जो उसने बोला कि मैं गाड़ियां बेचूंगा, तो उसने बोला कि भाई मैं बाइक बेच रहा हूं, ये है मेरा मेन ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं उनकी सर्विस भी दूंगा। तो ये मेरी दोनों दोनों ऑब्जेक्टिव इसके अंदर कवर है। लाइबिलिटी क्लॉज की भाई हमारा इतना पैसा हमने जमा कर दिया है कंपनी में, इतना पैसा आप कंपनी और इतना और लगाएंगे कंपनी पे। कैपिटल कितने से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, उस पर हमने गवर्नमेंट से ऑथराइज कैपिटल ले लिया कि हमें इतने कैपिटल पे हमें बिजनेस करना है। फिर एसोसिएशन, जो बेसिकली जितने भी लोग हैं, एसोसिएशन मतलब जितने लोग जुड़े हैं उन सबका एसोसिएशन का एक क्लॉज कि सब लोग मिलकर साइन करो कि भैया आप सारे लोग मिलकर हमारे साथ बिजनेस। दैट इज मेमोरेंडम। दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, सरकारी पेपर है क्योंकि। तो मेमोरेंडम बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि भैया कंपनी बना रहे हो तो पहले तो ये पेपर आपको बनवाना पड़ेगा जो आपको गवर्नमेंट को देना है। फिर आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि कंपनी में क्या रूल फॉलो होंगे। वो सारे रूल्स इंटरनल मैनेजमेंट के होंगे, तो बताएगा कंपनी कैसे चलेगी, क्या होगा, कंपनी की सारी बातें इसमें। कल को कोई बात पे झगड़ा होता है कि भाई ये करें कि नहीं करें, तो फिर वो सारी चीजें आप क्या करोगे, बोलोगे भाई आर्टिकल पढ़ लो, उसमें रूल लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन। जो कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन है, आपने अगर मेमोरेंडम बना ही लिया है, आपने सब कुछ दे दिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लिया, अब आप रिटर्न में कंसल्ट कर लो, डायरेक्टर के साइन ले लो, फिर जो एग्रीमेंट्स है उन पे साइन ले लो, फिर जो कॉपी है रजिस्ट्रार की हुई भी उनको एक कॉपी अपने पास रखो। फिर स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन कि भैया हाँ क्लियर है, हम पैसे लगा कर तैयार हो गए, हमारा एड्रेस ये है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एड्रेस ये है, पेमेंट करो गवर्नमेंट की फीस का जो भी ऑफिस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो। डेट मीन्स अब आप आपकी कंपनी चालू। अब आप यहाँ से सीरी ग्रेड कर सकते हो, कंपनी स्टार्ट हो गई और कंपनी में अपना काम करना चालू करो। फिर आता है आपको कि एक पॉइंट और कि भैया ये बोलेगा कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन जरूरी है क्या। बेटा अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो ये जरूरी होगा कि सेबी से भी अप्रूवल ले लो कि अगर पब्लिक कंपनी है तो आप इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास जा रहे हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो सेबी अभी का भी रूल आ जाएगा। तो ये बोलता है कि भैया आपको क्या करना है, इनके भी अप्रूवल लगेंगे कि भैया अपना प्रोस्पेक्टस बनाइए और उसको एक अपने पास रखिए और एक मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके पास पहुंचाइए।
ब्रोकर, अंडरराइटर, इन सब से भी क्या कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये लोग वो है जो आपके शेयर को बिकवाने में हेल्प करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होता है कि अगर 90% आपके शेयर लोगों ने अप्लाई कर दिया खरीदने के लिए तो समझ जाइए कि आपका सब्सक्रिप्शन फुलफिल हो गया। फिर एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज कि आप बिल्कुल तैयार हो और आप क्या करिए, शेयर इशू करिए। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस आपको ये सारे फैसिलिटी, ये जितनी चीजें आपको दी गई हैं, ये आपको करनी पड़ेगी। ये आपको फैसिलिटी तभी मिलेगी जब आप बिजनेस को क्या करेंगे, लाइन अप जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या आप साइज ऑफ बिजनेस आप पता कर लें, आपको कैसी ओनरशिप चाहिए, आप कैसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, फाइनेंस आपके पास कितना अवेलेबल, फिजिकली आप ये पॉसिबल है कि प्लांट लेआउट क्या होगा, वर्क फोर्स कैसे लगेगा, टैक्स प्लानिंग क्या होगी और किस टाइप के आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तो ये बस ये बता रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस आपको ये पॉइंट सोच लेने चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, होप कि ये चैप्टर आपको शायद समझ आया होगा। मैं इसके शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दूंगा, लेकिन ये आगे जाके दूंगा नेक्स्ट वीडियो।